दोस्तों नमस्कार, आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। इकोनॉमिक्स की दोस्तों क्लास चल रही है। 3-4 दिन से नहीं आ पाई थी, मतलब बच्चे आ गए हैं ना फैमिली में, तो वो शूट नहीं होने देते हैं बच्चे। कुछ कैमरा स्टैंड तोड़ देते हैं, कभी पेन छीन लेते हैं। तो अभी मैंने उनको आइसक्रीम खाने भेज दिया उनकी मम्मियों के साथ में। तो थोड़ा सा जो टाइम मिला उसमें जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर दे ताकि आपको ये क्लास मिल जाए। 6 क्लासें दोस्तों हो गई हंसते मुस्कुराते। 10 क्लासों में हम पूरा इकोनॉमिक्स स्वाहा कर देंगे। 7वीं ये क्लास है, मुस्कुराते हुए आपको सब चीज़ें याद कराने की कोशिश की जाएंगी। ठीक साहब, शुरू करते हैं। तो कैसे देखो हंसते मुस्कुराते अभी चीज़ें आपको याद होंगी। पहले अपना स्लाइड लगा लें। ये दोस्तों देखो स्लाइड भी लग गई टनटनाते हुए। अब तो हम सीख गए हल्का हल्का। तो दोस्तों हमारा बैंकिंग सिस्टम चल रहा था, 9वां टॉपिक चल रहा था। कुल मिला के 12-13 टॉपिक होते हैं इकोनॉमिक्स में, 9वां टॉपिक चल रहा है। 2-3 वीडियो में स्वाहा हो जाएगा खेल। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दोस्तों आज भगवान का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके, खुदा का नाम लेके शुरू करते हैं साहब। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों कुल मिला के नाम में ही पूरा लिखा हुआ है, ग्रामीण बैंक है साहब, गांव में खुलेंगी। और गांव में खोलने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेरित रहे वो रहे थे गांधी जी। गांधी जी कहते थे गांव में भी तो चीज़ें होनी चाहिए, सिर्फ शहरों तक क्यों रहो। ठीक बात है। तो गांधी जी की हैप्पी बर्थडे वाले दिन ही 2 अक्टूबर को ही गांधी जी की याद में 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोली गई साहब। गांधी जी की स्मृति में खोली गई थी, याद रखना ये वाली बात। 2 अक्टूबर को उनका हैप्पी बर्थडे होता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। 1975 में 2 अक्टूबर को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोली गई। अब दोस्तों जब कोई चीज़ खोली जाती है तो ऐसे मुंह उठा के तो खोली नहीं जाती कि लो हमने यहाँ से घोषणा कर दी कि आज रात के 12 बजे से खुल जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। किसी या तो एक्ट के माध्यम से कोई चीज़ खुलती है या किसी संविधान में संशोधन के माध्यम से खुलती है। तो ये एक्ट के माध्यम से खोली गई थी दोस्तों। ये जो एक्ट है साहब वो आप याद रखना भाइयों बहनों। ये जो एक्ट है दोस्तों वो है आरआरबी एक्ट 1976। 1975 में बैंकें खोली गई, अगली साल एक एक्ट बना दिया, 2 अक्टूबर 1975 को खोली गई थी। और आरआरबी एक्ट 1976 के तहत इनको दर्जा दे दिया कि ठीक है आप, ठीक है जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। तुम भी क्या याद रखोगे कि तुम्हारे लिए भी हमने एक एक्ट खोला था, है ना। 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया आरआरबी एक्ट 1976 के माध्यम से। अब दोस्तों कहाँ सबसे पहले खोली गई? अब बैंक खुल रही है तो कहीं तो खुलेगी ना, हमारे घर में तो खुलेगी नहीं, कहीं खोली गई। तो देखो कई सारी जगह एक साथ खोली गई थी दोस्तों। ठीक है, कई सारी जगह खोली गई थी एक साथ, वो ये लिखी हुई है, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। 5 बैंक खोली गई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आरआरबी कहते हैं इनको, रूरल रीजनल बैंक। रीजनल रूरल बैंक एक साथ साहब खोल दी गई, 5 जगह खोली गई साहब। तो पहली तो साहब यूपी में ही देख लो, 2 जगह खोली गई थी। एक तो अपने सीएम साहब जहाँ के हैं योगी जी, वहाँ के ही गोरखपुर में खोली गई, और एक मुरादाबाद में खोली गई। यूपी में 2 जगह खोली गई थी दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी का तो आपको जानना ही होगा। तो एक तो साहब सीएम साहब के घर में खुल गई गोरखपुर में, और एक मुरादाबाद में खुल गई। ठीक है, एक साहब भिवानी में खोली गई, HR मतलब हरियाणा, हरियाणा में भिवानी पड़ता है। ठीक, कालिंद्री एक्सप्रेस जाती है साहब भिवानी। हम लोग हरियाणा जाते थे दिल्ली से, तो भिवानी घूमने जाते थे, मतलब काम से कभी कभी गया हूँ मैं 1-2 बार। तो कालिंद्री एक्सप्रेस जाती है भिवानी, तो भिवानी में खोली गई साहब हरियाणा में। एक साहब मालदा में खोली गई पश्चिम बंगाल में। ये अलग अलग जगह खोली गई, और एक खोली गई जयपुर राजस्थान। तो 5 जगह हैं। चलो याद करो, बताओ बताओ। सबसे पहले तो यूपी की थी, एक तो गोरखपुर हो गई सीएम साहब वाली, एक मुरादाबाद हो गई। ठीक, फिर एक कालिंद्री एक्सप्रेस वाली भिवानी HR हरियाणा, एक वेस्ट बंगाल मालदा, याद आ गया, एक राजस्थान वाली जयपुर। ठीक, ऐसे 5 दोस्तों बैंकें खोली गई हैं। अभी हम रिवाइज करेंगे, पहले थोड़ा सा कुछ पढ़ तो लें दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ये बैंकें नहीं हैं। ठीक, पूरे हिंदुस्तान में दिल लगा हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का, लेकिन 2 बेवफा बैठे हुए हैं, एक सिक्किम बेवफा, एक गोवा बेवफा। पता नहीं इन्हें मोहब्बत ही नहीं है, या इनमें यहाँ हो सकता है गाँव ही ना हो, ये भी हो सकता है। अब गोवा में गाँव होगा कि नहीं होगा, लगता तो गाँव जैसा ही है गोवा, लेकिन हो सकता है यहाँ गाँव जो है गाँव ना हो।
अब लोग घूमने जाते हैं गोवा, बीच से लौट आते हैं, बीच पे घूम घाम के, पता नहीं यहाँ पे गांव है कि नहीं। तो सिक्किम में और गोवा में दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ही नहीं। ऐसे ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस और आरओ में 2-3 बार आ चुका है कि कहाँ कहाँ नहीं है। ठीक है, तो सिक्किम और गोवा में नहीं है साहब। ठीक, ये भी आपने समझ लिया। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है उसको संचालित कैसे किया जाता है, कौन कौन जो है इस बैंक में मालिक होता है, कितने % का हिस्सेदार होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो देखो, एक तो भारत सरकार हो गई, एक अपना राज्य सरकार हो गई, ये 2 ही तो सरकारें होती हैं। लेकिन एक तीसरा और है जो इसमें टांग अड़ाता है बैंक में, ग्रामीण बैंक में, उसको कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, इसको मैं समझाऊँ अच्छे से आपको। जैसे मान लो ये बैंक खुली दोस्तों, ठीक है, जैसे ये बैंक हो गई, बैंक खुल रही है साहब, ये खुल गई बैंक, ऐसी समझ में आ गया आपको, हंसते मुस्कुराते ये बैंक हो गई साहब, मंदिर जैसी। झंडा भी लगा दिया ऊपर अपने भारत का, लो साहब भारत की बैंक है ये, बढ़िया सा झंडा लग गया, तीली बन गई। ठीक है, अब इसको अगर खोलना है तो एक तो अपनी भारत सरकार हो गई, एक हो गया राज्य सरकार। तो भारत सरकार तो दोस्तों 50% शेयर देती है। भारत सरकार कहेगी कि 50% पैसा मैं लगाऊंगा। ठीक है, राज्य कहते हैं कि भैया हम पे तो 15% ही है लगाने के लिए, हम इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो राज्य लगाता है 15%, भारत सरकार लगाती है 50%। अब कितने हो गए ये? 65 हो गए, 50 और 15 65 हो गए। 100% से कोई चीज़ चलती है तो 35% दोस्तों कोई लगाएगा कि नहीं लगाएगा? 35% तो कोई लगाएगा ना। वो कौन लगाता है, वो ज़रूरी है आपका जानना। वो लगाते हैं दोस्तों प्रमोटर्स। जैसे मान के चलो मेरे गांव में कोई बैंक खुले, भारत सरकार ने 50% पैसा दे दिया, राज्य सरकार ने 15% दे दिया, अब 35% मैं लगाऊंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, 35% मेरे लगा दो, जो प्रॉफिट होगा उसमें मैं 35% मैं भी लूँगा। ऐसा तो लोग करते हैं ना। कंपनी खुल रही है साहब, मेरा शेयर लगेगा, मेरा इतना हिस्सा लगेगा, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो प्रमोटर्स लगा देते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रमोटर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? इसके लिए एक प्रोसेस है, करना पड़ेगा आपको, उसको समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ये हिस्सेदारी समझ लो कि 50% भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है, किसमें? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में दोस्तों, आरआरबी में। ठीक है, 15% राज्य की होती है और 35% होती है प्रमोटर्स की। ठीक साहब, अब और इसको इधर ही ले आए और देख लें अपना स्लाइड, देखो इसमें यही तो लिखा हुआ। अरे ये तो बिगाड़ना पड़ेगा पहले, यही साहब कथा बिगाड़नी पड़ेगी पहले, और बड़ा कर लें जल्दी बिगड़ जाए। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपने समझ ली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कि 5 कहाँ कहाँ खुलवा दी साहब, एक गोरखपुर में, एक मुरादाबाद में, एक भिवानी में, एक मालदा में, एक जयपुर में। ठीक, और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गांधी जी के बर्थडे पर 2 अक्टूबर 1975 को खोली गई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत। और ये आपने ये समझ लिया इसमें कि कितने % हिस्सेदारी किन किन की होती है। ठीक है, ये आपने देखो, केंद्र की हिस्सेदारी 50%, राज्य की हिस्सेदारी 15%, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 35%। क्लियर है? आ गया मजा? और सबसे चल रहा है? पेपर है भाई साहब, मस्त मज़े से तैयारी करो, हंसते मुस्कुराते हुए देखो दोस्तों, पढ़ाई करी जाती है। टेंशन, कई लोग का कमेंट्स आता है, मैं कमेंट देखता हूँ, वो लोग बहुत परेशान है इस बात से कि उनका टेस्ट सीरीज में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा या उनका रिवीजन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो मैं उसको लिए 1-2 दिन में एक बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं टेस्ट सीरीज में कैसे अपने स्कोर सुधारें, रिवीजन करने का तरीका क्या हो, घटना चक्र से अगर आप PYQ लगा रहे हैं तो घटना चक्र पढ़ने का, PYQ लगाने का क्या तरीका होना चाहिए। मेरे को तो दोस्तों अच्छा खासा इन सब फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उस वीडियो से आपको मदद मिलेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो 1-2 दिन का वेट करो, फिर बढ़िया वीडियो आएगी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। पैसे ही का मामला चल रहा है, पूरा बैंक फैंक चल रही है। तो RBI से संबंधित, RBI कह रहा हूँ, ये RRB का मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों ये किस समिति की सिफारिश पर स्थापित हुई, ये भी तो देख लें। तो आपने नरसिम्हा पिक्चर देखी होगी, जो ना गेट के अंदर मरता है, ना गेट के बाहर मरता है, ना सुबह मरता है, ना रात में मरता है। नरसिम्हा एक पिक्चर आई थी सनी देओल की। ठीक है, तो नरसिम्हा कमेटी है दोस्तों, नरसिम्हन नाम है, नरसिम्हा ही से हमने तो याद किया था। नरसिम्हा
जो कमेटी है उस कमेटी की रिकमेंडेशन पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। किस कमेटी पर? नरसिम्हा की कमेटी पर। ठीक है। फिर दोस्तों हर गांव में जब बैंक बन जाएंगी तो कितनी सारी बैंकें हो जाएंगी, आप अंदाजा लगा पा रहे हो? और हर भारत कितना बड़ा देश है, उसमें कितनी सारी बैंकें हो जाएंगी। तो भारत सरकार का सारा पैसा तो बैंक के अधिकारियों को, कर्मचारियों को सैलरी देने में चला जाएगा, है ना। पता चला सारा पैसा तो वेतन में चला गया, कमाई का जो कमाई है वो सब उससे ज़्यादा घाटे में चल रही है बैंकें। तो एक दोस्तों हुए केलकर साहब, इन्होंने कहा, केलकर कमेटी बनी और केलकर ने कहा कि बैंकों को बंद कर दो, ऐसी बैंकों को ज़रूरत से ज़्यादा खुल रही हैं ये। तो नरसिम्हा ने खोली और केलकर ने जो है पेलकर बंद कर दी। केलकर पेलकर पेलकर केलकर कुछ भी कह लो दोस्तों, मुस्कुराते हुए हम तो ऐसे ही याद करते हैं, तो आपके सामने हम खुल के बताते भी हैं, कोई हमारे शर्म थोड़े नहीं है। वी आर मैच्योर पर्सन्स, मतलब हम सभी लोग 18+ हैं, खुल के बातें होनी चाहिए। तो केलकर जो है इन्होंने आरआरबी को पेलकर बंद कर दिया। ठीक है। बैंकें जो है ख़त्म करवाने का इन्होंने कहा कि बैंकें जो है बंद करी जाएं। फिर बैंकें अगर बंद हो जाएंगी दोस्तों तो स्टाफ जो है घबराने लगा कि भैया अगर बैंकें बंद हो गई तो हमारे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। तो फिर एक आए साहब खुसरो, उनका नाम है खुसरो। खुसरो ने कहा कि बैंक वालों से खुश रहो, तुम पूरी बैंकें बंद नहीं कर रहे, खुश रहो, पूरी बैंकें बंद नहीं करी जाएंगी, कुछ बैंकों को आपस में विलय कर दिया जाएगा, जिससे कि भैया बैंकें भी चलती रहें और स्टाफ का परिवार भी चलता रहे। तो नरसिम्हा ने तो साहब पैदा कर दिया, केलकर ने बैंकों को पेलकर बंद कर दिया, और फिर खुसरो ने कही कि खुश रहो, स्टाफ वाले टेंशन में मत रहो, सारी बैंकें बंद नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं खुसरो खुद हूँ और दुनिया को खुश रखूंगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि विलय कर देते हैं, सारी बैंकें बंद नहीं करती। ये आपने दोस्तों पूरी कहानी समझी आरआरबीज की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड भी देख लेते हैं दोस्तों क्या है, हंसते मुस्कुराते हुए। अगली स्लाइड है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, नाबार्ड। खूब चलता है नाबार्ड, खूब पेपरों में आया है, दंदनाते हुए आता है पेपरों में, इकोनॉमिक्स में तो फेवरेट है आयोग का। नाबार्ड से क्वेश्चन हमेशा से आए हैं। नाबार्ड क्या होती है दोस्तों? नाबार्ड, ये पूरी कथा तो हम समझेंगे ही, पहले आप कहानी तो समझ लो। तो जितना जो गांव होता है हमारा, भारत में कई सारे गांव हैं, गांव में खेती होती है, तो गांव का विकास करना हो, खेती बाड़ी से संबंधित कोई काम धाम का विकास करना हो, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक अलग से ही बैंक बना दी। उस बैंक का नाम है दोस्तों नाबार्ड। ठीक है, ये एक बैंक टाइप की है, और क्या, कोई ऐसा कोई स्पेशल कोई डाकखाना थोड़े नहीं है, बैंक है जी, है ना। नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण विकास से संबंधित या कृषि से संबंधित पैसा उधार बांटती है। वो पता नहीं मिलता हुआ कि नहीं मिलता, लेकिन किताबों में तो चली रही है। ठीक साहब, कैसे कह दूँ, एक बहुत अच्छी शायरी है, मैं सुनता था, तेरी फाइलों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, यहाँ कड़ा झूठा है ये दावा किताबी है। तो हम तो दोस्तों गांव में ही रहते हैं, हमारे गांव में तो कोई आवार्ड नाबार्ड है ही नहीं, पता नहीं कहाँ पैसा जाता है इनका। तो दोस्तों नाबार्ड की पहले फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म देख लो, कभी कभी सीधे सीधे फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो दिमाग की बत्ती बुझ जाएगी। तो नाबार्ड होती है ना, एन नेशनल हो गया, बी से बैंक हो गया, ए से जो है एग्रीकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट, रूरल मतलब होता है गांव, ग्रामीण, डेवलपमेंट मतलब विकास। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, बोलो बोलो, देख के बोलो, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नाबार्ड की ये फुल फॉर्म आपने देख ली। अब नाबार्ड कभी खुलेगा दोस्तों, तो इसमें ये लिखा है ना कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था। यही तो बताया कि खेती बाड़ी देखती है, यानी कृषि हो गया, गांव का विकास मतलब ग्रामीण विकास, उसके लिए ये पैसा देने के लिए, वित्त देने के लिए सबसे टॉप की इंस्टीट्यूट है, टॉप का ऑर्गेनाइजेशन है। अब पता नहीं कहाँ है, हमारे गांव में तो है नहीं, है ना। वही बात है साहब, सब किताबों में ही, आंकड़ों में ही है सब कुछ। चलिए साहब, नाबार्ड खुल गई। अब खुलेगी दोस्तों कोई चीज़ तो आप हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई कमेटी आके जो है अपना मुंह चला जाती है कि ये खोल दो, वो खुल जाता है। कोई कमेटी कहती है कि ये बंद कर दो, तो बंद हो जाता है। तो ऐसी आपको कमेटी भी याद रखनी है। तो दोस्तों एक दो भगवान है, ठीक,
दो भगवान है, एक भगवान शिव है, एक भगवान शिव हो गए और एक भगवान राम हो गए, ठीक है। इन दोनों के आशीर्वाद से खुली है कमेटी, नाबार्ड संस्था। तो उस कमेटी का नाम है दोस्तों शिव रामन कमेटी, ठीक है साहब, शिव रामन कमेटी। भगवान दो भगवानों का आशीर्वाद मिला तब कहीं जाके तो हमारे नाबार्ड खुल पाया, ठीक। तो शिव रामन कमेटी दोस्तों की सिफारिश पर नाबार्ड में जो है उद्घाटन नाबार्ड का हुआ, नारियल फोड़ा गया नाबार्ड का, ठीक है साहब। शिव रमन कमेटी दोस्तों आप याद रखना, ठीक, शिव रमन कमेटी। और कब खोली गई दोस्तों ये? तो 12 जुलाई 1982 को खोली गई थी, 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोली गई थी? आरआरबी, बताओ कब खोली गई थी? 2 अक्टूबर 1975 को। और नाबार्ड कब खोली गई है? 12 जुलाई 1982 को। जहाँ डेट इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, मैं खुद लिखता हूँ वो डेट, जहाँ डेट का कोई महत्व तो नहीं होता, मामा खुद बताता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद जो चीज़ लगती है कि यार ये चीज़ तो आपको समझनी चाहिए तारीख के साथ में, तो वो मैं खुद ही समझा देता हूँ, ठीक। तो आपने ये नाबार्ड भी देख लिया दोस्तों। अब 1982 में ये हुआ, 12 जुलाई 1982 में तो हुआ। तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? पंचवर्षीय योजना आपने पढ़ी थी, याद करो, दिमाग लगाओगे ना, जब कैलकुलेट करोगे पहली दूसरी तो आपको पता चलेगा कि 6वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आईएएस का दोस्तों पेपर हुआ था 2012-13 का, PYQ है, उन्होंने ऐसे पूछा था, स्टेटमेंट में ये आया था कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई, ऐसा पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट था कि नाबार्ड की स्थापना शिव रमन कमेटी पर की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट सही था, पहला गलत था, क्योंकि 4थी पे ना करके 6वीं पंचवर्षीय योजना में ये की गई है। तो आप ऐसे, अगर आपको 1982 पता है तो आप ऐसे दिमाग लगा लो कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पड़ेगी, इतना तो ऊपर वाला लगा लेना। सारी चीज़ें रटने के साथ साथ खोपड़ी भी लगा लेना जी, भगवान ने 1400 सीसी का दिया है ना, ये इसीलिए दिया है कि आप कैलकुलेशन भी थोड़ी सी समझ सकें, ठीक दोस्तों। अब हम इसमें कथा अपनी समझ लेते हैं, ठीक है साहब। देखो ये लिखा ना, स्थापना 12 जुलाई 1982, 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शिव रमन कमेटी है साहब, आपने ये भी देख लिया। अब दोस्तों बैंकों का ज़्यादातर हेडक्वार्टर बम्बई में है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बम्बई वालों का ही हिसाब किताब पैसे से चलता है, तो बम्बई में ही नाबार्ड का आपका मुख्यालय। काम खेतीबाड़ी से संबंधित है और बैठे हैं बम्बई में जाके हमारे आका ये नाबार्ड वाले, इनकी तो जो है गांव में खुलवाना चाहिए था इनका हेडक्वार्टर, तब इन्हें पता चले। एसी में बैठ गए होंगे, महाराज नाबार्ड चल रहा है वहाँ पर किताबों में कि वहाँ खेती का विकास हो गया, यहाँ खेती का विकास हो गया। फिर भी दोस्तों जब हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है, हमें तो बस OMR हमारा भर जाए, हमारा अधिकारी बन जाए हम लोग, और क्या करना है। तो साहब इसका मुख्यालय दोस्तों बम्बई में हो गया, बम्बई नगरिया, ठीक है। न दिल्ली वालों की ना बम्बई वालों की, पिंकी है पैसे वालों की है, तो दिल्ली बम्बई आप मैं कंफ्यूज मत हो ना, जो है पिंकी बम्बई में चली गई, पैसों वालों की पैसे बट रहे हैं, जो है नाबार्ड बांट रही है कृषि और के लिए, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ याद और रखनी है कि जो नाबार्ड बना था 1982 में, तो कुछ उसकी पूंजी के साथ शुरुआत की गई होगी, कुछ पूंजी तो नाबार्ड को दी गई होगी ना, कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, इतना पैसा ले ले। तो बैंक को जब खुलती है तो उसको कुछ पैसा दे दिया जाता है कि लो साहब पकड़ो पैसा, और इस पैसे से तुम अपना खेलो। तो नाबार्ड को दोस्तों 100 करोड़ रुपया बांटे गए थे, 100 करोड़ रुपए की आरंभिक पेड अप कैपिटल के साथ नाबार्ड का नारियल फोड़ा गया था। देख रहा है विनोद कैसे 100 करोड़ रुपए देख के गोल गोल घुमाया जा रहा है। 100 करोड़ रुपए दोस्तों, सच में अगर ये लग जाए ना हमारे गांव में, तो गांव गांव ना रहे, अमेरिका को फेल कर दें यहाँ के गांव। 100 करोड़ रुपए से तो तब दिए गए थे 1982 में, आज तो धुआं मचा दिया होगा नाबार्ड ने, इतना पैसा होगा। तो आपने ये भी देख ली दोस्तों। साथ में एक चीज़ और देखनी है कि KCC योजना चलती है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, उसकी शुरुआत भी नाबार्ड ने ही की थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि KCC का मतलब किसानों से संबंधित हो गया, कृषि से संबंधित हो गया, और कृषि के विकास के लिए तो नाबार्ड ही उत्तरदायी है। तो नाबार्ड ने ही KCC योजना शुरू की। नाबार्ड जो है KCC योजना को कब शुरू करता है, सब जानते हैं, ये बात आपको पता होगी, आप पढ़ रहे हैं 1998-99 में।
इतना तो मुझे भरोसा है कि आपको पता होगा। दोस्तों एक चीज़ और देख लो, माइक्रो फाइनेंस के लिए भी नाबार्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रो फाइनेंस जानते हो क्या है? सूक्ष्म वित्त। सूक्ष्म वित्त क्या होता है? जो छोटे छोटा उधार दिया जाता है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उन्हें 2-4 हज़ार रुपये का उधार दे दिया, मतलब कम रुपयों का जो उधार होता है ना, उसको माइक्रो फाइनेंस कहते हैं। सूक्ष्म छोटा वित्त मतलब फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस। उसके लिए भी साहब नाबार्ड को ही रिस्पॉन्सिबल बना दिया। तो आपने दोस्तों इस तरह से पूरा नाबार्ड समझ लिया कि ये कृषि और विकास के लिए पूरी संस्था है साहब। 100 करोड़ रुपए दे के इसका नारियल फोड़ दिया। हेडक्वार्टर कहाँ है? बम्बई नगरिया में। शिव और राम भगवान दोनों मिल गए तब तो नाबार्ड बन पाया। शिवरमन कमेटी 12 जुलाई 1982 को 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई। केसीसी योजना 1998-99 में शुरू होती है और नाबार्ड के द्वारा इसका कार्यक्रम किया जाता है। माइक्रो फाइनेंस के लिए भी नाबार्ड जिम्मेदार है। क्लियर हो गया? आपने पूरी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में आंधी मचा दी, आपने नाबार्ड में भी आंधी मचा दी। आपकी साहब ये भी स्लाइड देखते हैं पूरी हो गई क्या? लो साहब ये भी स्लाइड हो गई पूरी। दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं मुस्कुराते हुए। अगली स्लाइड आ गई साहब, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स आ गई, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स। हमारी टीम और हम लोग दोस्तों सच में कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम वो सब चीज़ें उपलब्ध करा पाएँ कि बस आपका दोस्तों कट ऑफ पार हो। आपको हमारा जो दोस्तों उद्देश्य है वो ये है कि कैसे भी आपका कट ऑफ पार हो जाए, बस इतना ही हमारा उद्देश्य। हम आपको रैंक 1 दिलवा दें ये बात हम कभी कहते भी नहीं हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप जो पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं वो आपका कुछ नंबर से रहता है। दोस्तों जैसे मान लो 200 नंबर का पेपर है, 120 कट ऑफ गई, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है? कट ऑफ कितनी गई मान लो दोस्तों? 120। तो मुझे जितना लगता है, जितना मैं आपको कमेंट्स के माध्यम से समझ पाया हूँ कि अगर 120 कट ऑफ जाती है तो आपके नंबर 110 से 115 के बीच में रह जाते हैं। 4-5 नंबर से आप लोग रह जाते हो और वो 4-5 नंबर आपका पूरा साल खा जाते हैं, ठीक है? ऐसा मेरे दोस्तों के साथ भी हो रहा है पिछले 3-4 सालों से। वहीं से मैंने ये दोस्तों सोचा कि मैं ये आपके 115 नंबर से आपको 135 नंबर पे लेके आना है मुझे। मतलब मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, मतलब हमारी टीम ये कोशिश कर रही है कि आपको 20 नंबर आपके कम से कम बढ़ा दे, क्योंकि 115 वाले खिलाड़ी तो आप अभी भी होगे। 135 तक लेके आना है, वो प्रयास हम कर रहे हैं, ठीक? इसके लिए दोस्तों हम लोग कौन सा प्रयास करते हैं? शॉर्ट ट्रिक देते हैं आपको। शॉर्ट ट्रिक हम क्यों देते हैं? हमें कोई शौक है? खोपड़ी लगाओ पूरे दिन अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाने में, पूरा इंटरनेट चलाओ, चैट जीपीटी चलाओ, तब कहीं जाके शॉर्ट ट्रिक बन पाती है। 1-2 घंटा लगता है, कभी कभी हमें गूगल से सीधे भी मिल जाती है, लेकिन कुछ कुछ हमें बनानी भी पड़ती है। शॉर्ट ट्रिक हम क्यों दे रहे हैं? कि आप जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको लग रहा है ये लगाऊं कि ये लगाऊं, वो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप 2 मिनट में टक से मार दोगे, तो आपका कम गलत होंगे तो नेगेटिव मार्किंग का नुकसान कम होगा और कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर हो जाएंगे। यही प्रयास दोस्तों हमारा है, हंसते मुस्कुराते। चलिए फिर से इकोनॉमिक्स पर लौट आते हैं। बीच बीच में आपको ये मैं समझाता रहता हूँ कि विद्वान नहीं बनना है, आपको सिर्फ कट ऑफ पार करनी है दोस्तों, ठीक? हम खुद ही कट ऑफ पे लटके रहते हैं, मतलब हमारे मार्क्स कभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आते दोस्तों। अब तो बहुत टाइम से पेपर ही नहीं मतलब दिया मैंने। पिछली साल IAS का दिया था, उसमें प्रीलिम्स हुआ था, मेंस में नहीं हो पाया। मतलब हमारा दोस्तों सीधा सीधा विश्वास है अपना कि कैसे भी कट ऑफ पार हो जाए, अपन टॉप ना करना। अपने को टॉप करने का मतलब है कि इतने नंबर नहीं चाहिए कि 200 में से 200 आ जाए। दोस्तों इधर देखते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं भारत में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको भी देखते हैं मुस्कुराते हुए। तो साहब एक नाफेड के नाम से है, NAFED, ठीक है साहब, सब जानते हैं, नेफेड का नाम सुना होगा। गांधी जी के बर्थडे 2 अक्टूबर 1958 को ही इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों हमने इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि हमारी ये आपसे उम्मीद है कि आप इसका आंसर आपको पता होगा। तो आप कमेंट में बताइए नाफेड की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करके बताओ। पहला सवाल है आज का कि नाफेड की फुल फॉर्म क्या है, बताओ, ठीक? ये आपने अगर PCS का पेपर देखा होगा, तो मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो स्टाफ नर्स का एक पेपर होता है, उसमें पूछा गया था कि नाफेड की फुल फॉर्म क्या है। तो बताओ कमेंट करके महाराज, ठीक है? महाराज भी बताएं, महारानी भी बताएं। फिलहाल तो ये देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई।
2 अक्टूबर 1958 को। कब हुई? 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक साहब। फिर दोस्तों एक होती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई कहते हैं इसको। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। दो समझ ली आपने, एक समझ ली नाफेड, NAFED कब हुई? 2 अक्टूबर 1958। फिर आपने यूटीआई देख लिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई है? बताओ बताओ। 1964 में। फिर दोस्तों इसके साथ में ही IDBI की भी स्थापना हुई। IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। UTI और IDBI दोनों जुड़वा भाई बहन है, ये भी 1964 में ही हुई। तो 3 पढ़ लिया आपने, नाफेड 2 अक्टूबर 1958, UTI 1964, IDBI 1964। अब दोस्तों एक बैंक ऐसी भी है जो आयात निर्यात करवाती है, उसको कहते हैं एग्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक। ठीक है, वो दोस्तों हुई है 1982 में ही। कब हुई है? 1982। जब नाबार्ड स्थापित हुआ था उसके साथ में ये आयात निर्यात भी बैंक स्टार्ट हो गई थी। नाबार्ड भी तो 1982 में बना, तो निर्यात आयात बैंक भी 1982 में बन गई। फिर दोस्तों एक दो और इम्पोर्टेंट है, फिर हम ये पूरा रिवाइज भी करेंगे क्योंकि आपको एक बार में याद नहीं होगा ना, ये बार बार याद करा देंगे हम। फिर दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक भी बन गई, हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक। घर खरीदने वरीदने के लिए कर्जा वर्जा चाहिए हो तो यहाँ जाइए साहब। ये दोस्तों बनी 1998 में। कब बनी? 98 कह रहा हूँ, 88 में, 1988 में। ठीक, कब बनी? 1988 में। अब दोस्तों इसको ढके बताओ, चलो थोड़ा सा याद करते हैं। सबसे पहले अपन ने कौन सी कर ली? नाफेड। कौन सी कर ली? नाफेड, NAFED। कब बनी थी ये? 2 अक्टूबर 1958 को। ठीक है। फिर UTI बन गया साहब 1964 को। क्लियर है ना? फिर UTI और IDBI जुड़वा भाई बहन थे, आपको बताया था अभी। IDBI बन गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कब बना? 1964 को ही। फिर एग्जिम बैंक बन गई आयात निर्यात वाली, ये कब बनी है? नाबार्ड के साथ में 1982 में ही। ठीक। फिर दोस्तों नेशनल हाउसिंग बैंक बन गई, NHB, आवास वाली, घरवर वाली, ये कब बनी है? 1988 में। ये एक बार आप देख लेंगे, एक दो बार आप जब PDF आपको मिल जाएगा तो एक दो बार और रिवाइज करेंगे तो आपको पक्का वाला याद हो जाएगा। लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको अभी भी याद हो रहा होगा। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया दोस्तों। धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसे जल्दी का काम शैतान का। मैं ऐसे बता दूं आपको, ये देखो NHB 1988 में बन गया, ये इसमें बन गया, ये इसमें बन गया, आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या मतलब है? जब हम आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, अगर चाहोगे तो कर लेंगे 2 बात तुम्हारी बस्ती में। मतलब इसका मतलब होता है कि जब आए हैं तो फुर्सत से रहेंगे ना, मुस्कुराते हुए। जल्दबाजी का काम नहीं करना है, मुस्कुराते हुए ऐसा काम करना है कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। ठीक साहब। और देखते हैं दोस्तों क्या है इसमें स्लाइड में। भाई वाह, ये आपने दोस्तों यहाँ तक देख लिया, आवास बैंक तक। फिर दोस्तों ये देखो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, SIDBI कहते हैं, आप जानते होंगे, SIDBI, SIDBI लघु उद्योग के लिए होती है दोस्तों। कौन से उद्योग के लिए होती है? लघु, ये लिखा है ना लघु। तो दोस्तों ल से लघु और ला से लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना, हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ये लिखा है ना हेडक्वार्टर लखनऊ, तो ला से लघु है, ला से लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1990 में हुई थी। ये इसीलिए उसी हिसाब से आपको समझा रहे हैं कि आपको याद रहे, मैचिंग आ जाती है सीधे सीधे, या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ सकता है कि स्थापना के क्रम में सभी को लगाएं, तो आपको पता होगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो साहब आपने ये देख लिया कि लघु उद्योग विकास बैंक ला से लखनऊ में ही है, 1990 में। मुस्कुराइए आप, लखनऊ में है। फिर दोस्तों आपने IRDA नाम की एक संस्था पढ़ी होगी, बीमा देखती है, ये पूरा बीमा कंट्रोल देखती है ना इंडिया में। जैसे बैंकिंग सिस्टम में RBI देखती है सब कुछ, कृषि और ग्रामीण विकास में नाबार्ड देखता है सब कुछ, ऐसे बीमा में सब कुछ देखता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1999 अधिनियम से हुई थी, और हुई थी 2000 में। ठीक।
1999 का तो एक्ट था बीमा वाला, और 2000 में जब हमने प्रवेश किया, मंगल प्रवेश किया 2000 में, तो बीमा अपना पहले करा लिया कि भाई वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, भाई सालें बदल रही हैं तो बीमा पहले करा लो। क्या पता वो बेवफाई करके चली जाए तो कौन भुगतेगा। सालें जब बदल जाती हैं तो दिल भी बदल जाते हैं, ख्वाहिशें बदल जाती हैं, जज्बात बदल जाते हैं, तमन्नाएं बदल जाती हैं, और बदल जाती हैं सारी यादें। तो इरेडा का दोस्तों जब साल बदला तो भैया बीमा करा लिया पहले, भाई दशक बदल रहा है पूरा तो बीमा करा लो अपना, ठीक। और कहाँ कराएंगे बीमा? हैदराबाद में। हेडक्वार्टर कहाँ है इरेडा का? हैदराबाद में। आपको सब पता ही है, मुझे भरोसा है, इतनी बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी। फिर दोस्तों हैदराबाद में हमने बीमा करा लिया, साल बदल रहा था तो 1999 का अधिनियम था, 2000 में इसकी स्थापना हो गई। फिर दोस्तों अपना कुछ और पढ़ते हैं, आगे की भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है ट्राइफेड। ट्राइफेड की दोस्तों जो जनजाति होती है ना, ट्राइबल्स एरिया, तो ट्राइबल्स अपना जो उनका खुद जैसे सूप बनाते हैं, कुछ झाड़ पत्ते से कुछ अपना आइटम बना लेते हैं ट्राइबल्स लोग, जंगलों में तो रहते ही हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए एक संस्था बनाई गई है ट्राइफेड, ठीक है। उसकी स्थापना दोस्तों 1987 में हुई है। ये इसमें नोट नहीं था, मैंने अभी देखा था जब मैं यहाँ आया था बोर्ड पे, तो उससे पहले देखा मैंने ट्राइफेड, भूल गई हमारी टीम इसमें इन्वॉल्व करना, तो हमने कहा ट्राइफेड इंपॉर्टेंट है साहब लिखवाओ, तो इसीलिए बाद में लिख गया पूरा। तो ट्राइफेड कहाँ का है दोस्तों, मतलब कब हुई है? 1987 में। क्लियर। अब एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। नाफेड कब था? 2 अक्टूबर 1958। फिर यूटीआई कब था? 1964। फिर आईडीबीआई कब था? 1964। फिर उसके बाद कौन सा था? एग्जिम, याद करो, एग्जिम आयात निर्यात वाला 1982। फिर वो आवास बैंक एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, वो कब है? 1988, ठीक है। फिर ये आपका इरेडा हो गया। इरेडा कब है? नहीं, सिडबी रह गया। सिडबी कब है? छोटा लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी। लघु से ला से लखनऊ, ला से लघु, हेडक्वार्टर लखनऊ हो गया। 1990 में सिडबी स्थापित हुआ, तभी समझाया था ना आपको, देखो 1990 में ये लिखा ना, लघु 1990। फिर इरेडा बन गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 1999 एक्ट के माध्यम से 2000 में ये हैदराबाद में इरेडा स्थापित कर दिया। फिर ट्राइफेड बन गया 1987 में। अब दोस्तों ये मेजर हमने आपको समझाई, बाकी आपको बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाएं आपको याद करनी भी पड़ेंगी और बहुत सारी नहीं भी करो, क्योंकि हजारों संस्थाएं याद कोई कर नहीं सकता। मेजर हमने कोशिश करी है, बाकी हम टेलीग्राम पे 2-4 और भेज देंगे, उनको रट लेना, लेकिन इतनी तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है साहब। अब दोस्तों बैंकिंग टॉपिक जो चल रहा है उसका ये आखिरी सब्जेक्ट है, मतलब आखिरी एक कहानी है, उसके बाद बैंकिंग में टॉपिक खत्म बैंकिंग का। अगला टॉपिक शुरू होगा, कहानी खत्म हो इसकी, 2 एपिसोड खा गई है बैंकिंग हमारी, ठीक। तो भूमि विकास बैंक होता है साहब, लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या होता है? अगर आप लोग गांव देहात से संबंधित होंगे तो किसान लोग क्या करते हैं, अपनी ज़मीन को गिरवी रख के बैंकों से कुछ पैसा उधार ले लेते हैं, ताकि उन्हें अपनी ट्रैक्टर वगैरह खरीदना हो या कोई धान कूटने की मशीन खरीदनी हो, तो वो पैसा कहाँ से लाएंगे? बैंक से। और बैंक पैसा कैसे देती है? कुछ गिरवी रखो साहब, ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती है किसानों को, और वो उस बैंक को कहते हैं दोस्तों भूमि विकास बैंक, ठीक है। पहले इसका नाम बंधक बैंक था। बंधक मतलब गिरवी रखना है, बंधन हो गया आपका हमारे साथ कि अगर आपने कर्जा नहीं चुकाया तो हम पैसा, अगर आपने नहीं दिया तो हम आपकी ज़मीन छीन लेंगे। तो ये नाम बड़ा डरावना था, भूमि बंधक बैंक। लोग तो डर जाते थे कि अब किडनैप कर लेगा क्या, बंधक बना लेगा क्या, तो नाम उसका भूमि बंधक बैंक की जगह अब कर दिया गया है भूमि विकास बैंक, ठीक है साहब। फिर इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया कि ऋण उपलब्ध कराने के लिए होता है। ऋण मतलब उधारी देनी है, और लंबे समय तक के लिए होता है ये, कि ठीक है जा सिमरन जा, आज उधार ले ले, 5 साल बाद दे देना, मतलब लंबे टाइम तक का उधार है। ऐसा नहीं है कि आज ले जाओ कल वापस करना है, लंबे समय तक की उधारी चलती रहती है। लैंड डेवलपमेंट बैंक ये हो गया। अब दोस्तों ये भी देखना पड़ेगा कि पहली बैंक ऐसी कहाँ खोली गई, तो पहली बैंक दोस्तों खोली गई
पंजाब में झांग एक एरिया पड़ता है। आप कभी जाएंगे, हम लोग तो पंजाब घूमने गए हैं तो रेलवे स्टेशन देखा था हमने, झांग, टांग नहीं है ये, झांग है, झांग, झा लिखा हुआ है, झांग एरिया है, ठीक है, झांग। तो झांग नामक एक जगह है पंजाब में, वहां पे पहली विकास बैंक, भूमि विकास बैंक खोली गई साहब। ठीक इस तरीके से देवियों सज्जनों आपने पूरा बैंकिंग सिस्टम देख लिया। आज आपने क्षेत्रीय ग्रामीण विकास देख लिया, बैंक देख लिया, फिर आपने नाबार्ड साबार्ड देख लिए, फिर आपने इतनी संस्थाओं की स्थापना देख ली, फिर आपने भूमि विकास बैंक भी देख लिया। और अभी यही नहीं, अभी और सुनिए। अब आप कमेंट में बताइए, अभी क्लास नहीं ओवर हुई है, अभी एक टॉपिक और कराऊंगा मैं, समय इतना नहीं हुआ है, ठीक है। बहुत दिन हो गए थे इकोनॉमिक्स क्लास नहीं आई है, इसलिए मुस्कुराते हुए थोड़ा सा और पढ़िए। चलो दोस्तों बताओ कमेंट में, आप पहला कमेंट करके ये मुझे बताएं, यूपी की जो जनसंख्या है, यूपी की जनसंख्या, ठीक है साहब, वो भारत की जनसंख्या की कितनी परसेंट है? परसेंटेज बतानी है पहले कमेंट में कि यूपी का जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2021 में तो हो नहीं पाई कोरोना की वजह से, तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल कितने प्रतिशत है? और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस 2018 में आया था, ठीक है, ठीक है विनोद, ये आप कमेंट में बताइए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है ये दोस्तों, पहला प्रश्न तो वो था नफेड की हमने फुल फॉर्म पूछी थी, तो 2 प्रश्न आपके कमेंट के लिए हो गए। आगे बढ़ा जाए साहब, ठीक, आगे बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते हुए, अगले पेज पे चलते हैं टनटनाते हुए। देखो टॉपिक नंबर 10 आ गया, नारियल फोड़ ना सुस्वागतम देवी और सज्जनों आपको टॉपिक नंबर 10 में। शुरू करें उससे पहले मैं 2 घूंट लगा ले, साथी है पानी पी लूँ हंसते मुस्कुराते हुए। दोस्तों आप भी पानी पी लो, थोड़ा सा बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए, और कुछ तो पी नहीं सकते, पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों टॉपिक नंबर 10 शुरू करते हैं अपन लोग, मस्त एकदम। अच्छा दोस्तों, आज एक मेरे साथ अजीब वाक्य हुआ। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तो एक मोहतरमा आई, लड़की थी होगी 23-24 साल 25 साल की, बढ़िया, मतलब अच्छी लग रही थी दिखने में और वो आई, मुझे अचानक से आई, मतलब उसको पता भी नहीं था कि मैं यहाँ बैठा हूँ। उसने मुझे कभी यूट्यूब पर देखा होगा, कभी क्या, मतलब वो वीडियो देखती है, ये सब चीज़ें यूट्यूब तो हर जगह उपलब्ध है। वो आई अचानक से, और मैं अपने सीनियर ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था, डिस्कस कर रहा था कुछ काम, सरकारी काम के बारे में। और वो आई अचानक से ऑफिस में, उसने देखा संभव सर हैं आप क्या? मैंने कहा आप कौन? तो वो एकदम से लड़की तरह से वो एकदम ओवर एक्साइटेड हो गई, ओ माय गॉड संभव सर, वो मेरे तो ये, मेरा तो वो, और एकदम से आके वो गले चिपक गई मेरे, और सर हमारे साथ में, सीनियर सर हमारे साथ में थे। और भाई मेरे को इतनी शर्म आए, मैं उससे कहूँ अरे मैडम कंट्रोल मजनू कंट्रोल, और वो एकदम OMG मेरा ख्वाब पूरा हो गया। मैंने तो सोचा आई कांट बिलीव इट, ये वो अंग्रेजी में उतना ऐसा बोला, आधा तो मुझे समझ में ही नहीं आया क्या बोला। और आज पूरे दिन दोस्तों ये चर्चा रही, वो लड़की अचानक से आ गई, और सुबह ही आ गई 10:30-11 बजे। और क्या बताओ दोस्तों, अब वो तो अपना काम वाम करा के OMG अंग्रेजी बोल बाल के निकल ली। उसके बाद ऑफिस वालों ने जो हंगामा काटा कि ओए होए कौन था कौन थी बड़ा चिपक रही थी। और ऐसी देखो ऑफिस के लोग हैं, 3,000 रुपये मेरे खर्च हो गए ऑफिस में, पूरे ऑफिस में पार्टी देनी पड़ी ज़बरदस्ती, पिज़्ज़ा खिलाना पड़ा सब लोगों को कि भाई कौन थी तो उस चक्कर में कौन थी चक्कर में। तो इसीलिए मैं बताता नहीं हूँ कुछ भी। अचानक से वो आ गई, 3,000 रुपये और चले गए हमारे, तो सेल्फी ले गई हमारे संग खींच के। और मैं उससे कह रहा था क्या करेगी भाई सेल्फी का, मैंने उससे कह दिया पोस्ट मत करना, फिर भी देख लो शायद वो करना दे कहीं। टॉपिक नंबर 10 है दोस्तों, यहाँ करते हैं, वो लड़की से लौटाओ ऐसा हो जाता है ना इत्तेफाक से। अब मैं कभी ट्रेन में सफ़र करूँ, कोई मिल जाए तो ऐसे तो मिल ही सकते हैं, उसमें क्या है। टॉपिक नंबर 10 है दोस्तों, मुद्रा की आपूर्ति। करेंसी जो होती है ना मुद्रा, उसकी आपूर्ति मतलब सप्लाई। तो दोस्तों जो मुद्रा की आपूर्ति है वो कौन करता है इंडिया में, बताओ?
करेंसी की सप्लाई कौन करेगा? आरबीआई करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करेंसी को M0, M1, M2, M3, M4 के नाम से सब कैटेगरी में बांटा है। M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3 क्या होता है, M4 क्या होता है, वो अभी थोड़ी देर में समझेंगे। फिलहाल आप अभी इतना ही समझ लो कि बांटा है सब आरबीआई ने। अब आरबीआई के जैसे हमारे बच्चे होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो 5 बच्चे अगर कर दें हम एक ही बार में, नहीं एक ही बार में 5 कैसे हो जाएंगे मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद तो नाम रख देंगे ना, चुन्नू, मुन्नू, डुग्गू, बुग्गू। लड़की भी हो सकती है तो साहब कुछ ऐसे रख दो, परी और छवि, लवी, कुछ भी ऐसे नाम रख सकते हैं ना। तो 5 बच्चे आरबीआई ने कर दिए, मतलब मुद्रा के लिए 5 का नाम रख दिया उसने, M0, M1, M2, M3, M4। आरबीआई की ये प्रजाति है साहब, आरबीआई है, मम्मी भी यही है, पापा भी यही है, ठीक है तो दोस्तों पहले तो आप इतना ही देख लो कि M0, M1, M2, M3, M4, M5 क्या है। तो मुद्रा की पूर्ति करने का एक रूप है जो आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है साहब। अब दोस्तों आपको एक चीज और देखनी है कि इसमें लिक्विडिटी आप समझते हो? मैं आपको थोड़ा अच्छे से यहाँ समझाऊँ चित्र बना के, ठीक है साहब। अपना खुद ही कथा इसको हटाएं पहले, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। उस लड़की से लो हटाओ, वो लड़की गई फोटो खींच के, ठीक है। अब वो अपने घर पे दिखा रही होगी OMG ऐसी बोल रही थी भाई। ये OMG का मतलब ओ माई गॉड हो गया ना OMG इतना ओवर एक्साइटेड हो रही थी वो, क्या बताऊं मैं। तो हमारे साहब इतने हमसे मजे लिए हैं आज पूरे ऑफिस में क्या बताऊं। M1, M2, M3, M4 तरलता के क्रम में दोस्तों सेट करना हो तो कैसे करोगे? तरलता क्या होती है, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। तरलता का मतलब होता है मार्केट में पैसा कितना है। जितनी ज़्यादा तरलता उतना ज़्यादा पैसा, मार्केट में जितनी कम तरलता है उतना कम पैसा है। तो M1, M2, M3 और M4, यही दोस्तों आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा तरल जो होती है, सबसे ज़्यादा वो होती है M1, उससे कम M2, उससे कम M3, उससे कम M4, और ये सबसे कम होती है दोस्तों। सीरियसली इस सीक्वेंस को याद कर लो। M1, M2, M3, M4 क्या होता है, बहुत चक्कर में मत पड़ो। आज तक पेपर में, यूपी के पेपर में इसके बारे में डेप्थ में नहीं आया, क्योंकि आईएएस के पेपर में पूछा जा सकता है। और हमारा जो उद्देश्य है वो आपको आरओ, एआरओ, पीसीएस, पेट वेट का ही है। यूपीएससी मैंने खुद नहीं निकाल पाया आज तक, तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। M1, M2, M3, M4 क्या होता है मुझे को पता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरी कहानी इतनी ना समझाऊं कि आप लोगों के काम की ना हो। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें हम बहुत मूड मारते नहीं हैं। M1, M2, M3, M4 में बस तरलता का क्रम याद कर लो दोस्तों। आप क्रम जरूर याद रखना चाहिए कि ये वाला है कि M1 सबसे ज़्यादा तरल, फिर M2, फिर M3, फिर M4, ठीक है साहब। आप बस ये क्रम याद कर लो दोस्तों। ये क्रम आपको याद हो गया तो समझ लो M1, M2, M3, M4 का जो सवाल आएगा वो यहीं से आएगा, ठीक है साहब। अब एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों इन स्लाइड्स के बेसिस पे। स्लाइड में हम देख लेते हैं ना, कुछ छूट ना जाए। हाँ दोस्तों देखो, तरलता का क्रम तो यही है ना, M1, M2, M3, M4। अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये M1, M2, M3, M4 यूज़ कहाँ होती है? तो विदेशी जो एक्सचेंज होता है, फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है साहब, बहुत अमीर लोगों, पैसा विदेश से भी आएगा, तो उसके लिए इन M1, M2, M3, M4 का प्रयोग किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। लिखा है ना विदेशी विनिमय के लिए। तो जब पैसा डॉलर से हिंदुस्तान के रुपया में बदलना होगा तो ये M1, M2, M3, M4 का इस्तेमाल होता है। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि M0 को क्या कहते हैं, M1 को क्या कहते हैं, M3 को क्या कहते हैं। तो दोस्तों M0 को कहते हैं आरक्षित मुद्रा। ये शॉर्ट नेम है, निक नेम है जो कभी कभी आ जाते हैं। M0 को क्या कहते हैं दोस्तों, आरक्षित मुद्रा। क्या कहते हैं, रिजर्व मनी। आरक्षित मतलब रिजर्व, तो 0 मतलब रिजर्व हो गया साहब, इससे तो छेड़ना ही नहीं है कुछ भी। फिर दोस्तों M1 को कहते हैं संकुचित मुद्रा। इसके अंदर मत घुसो कि क्या होती है ये, घुस जाओगे दोस्तों पागल हो जाओगे। सच में अगर हम पे विश्वास है तो उतना ही सीखो जितना ज़रूरी है, ठीक है। यूपी पीसीएस का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का आपको पेपर देना है, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। नहीं तो 1 घंटा चला जाएगा हमें समझाने में ही, 2 घंटा चले जाएंगे क्या होता है, पेपर में आएगा नहीं, अभी तक नहीं आया।
कितनी सालें हो गई आयोग को खुले हुए, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूज़न का टॉपिक है, समझते समझते खोपड़ी गिर जाएगी। कौन सा आरबीआई का, कौन सा डाकघर का, कौन सा आरबीआई की जमा, बहुत टेंशन वाला है। हमने तो जब आईएएस का पेपर दिया था तो रट्टा मार के गए थे, लेकिन आया ही नहीं। संकुचित मुद्रा दोस्तों M1, ठीक। आरक्षित मुद्रा M0, ये दो आपने याद कर ली। तीसरी इतनी कर लो M3, 2 नहीं 3, M3 वो होती है ब्रॉड मनी, व्यापक मुद्रा। 3 तरह की होती हैं दोस्तों, M0 आरक्षित, M1 संकीर्ण यानी संकुचित, और M3 मतलब ब्रॉड। 3 है तो साहब ब्रॉड हो गई, ठीक है। बस इतनी चीज़ें अगर आपको याद है तो इतना पर्याप्त है। साथ में आपको ये भी देखना होगा कि M3 को मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मौद्रिक संसाधन। M3 को क्या कहते हैं? मौद्रिक संसाधन। तो 3 तरह का आपने देख लिया दोस्तों, M0 आरक्षित मुद्रा, M1 संकीर्ण मुद्रा, M3 व्यापक मुद्रा। ठीक है साहब, मुस्कुराइए, याद हो गया। इसको हटाऊं? हटाओ हटाओ हटाओ। अब देखो M0 क्या थी? क्या थी M0? बताओ बताओ क्या थी, बोलिए। वेरी गुड, आरक्षित। ठीक है, आरक्षित मुद्रा M0 हो गई। M1 क्या थी? लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। M1 क्या थी? हाँ हाँ संकुचित, है ना, याद आ गया। वेरी गुड, संकुचित मुद्रा, संकीर्ण मुद्रा भी कहते हैं। M3 क्या थी दोस्तों? बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, व्यापक, ब्रॉड मनी। ठीक है, ब्रॉड मनी कौन सी है? M3। ठीक साहब, ये आपने M0, M1, M3 के निक नेम भी समझ लिए। मतलब रियल नेम यही है, निक नेम तो M0, M1, M2, M3 रखी दिए हैं ना बस। तो आपने दोस्तों ये भी समझ लिया। अब फिर से स्लाइड अपनी उठा लाते हैं। अब दोस्तों आपने M0, M1, M2, M3 समझ लिया। एक मुद्रा गुणक होता है, वृहद गुणक, वो अभी आएगा आगे। अभी इसमें इस वाली स्लाइड में लिखना चाहिए था, लेकिन अगली वाली 1-2 स्लाइड बाद गलती से लिखा है तो वहाँ समझाएंगे। अब दोस्तों देख लो, इंडिया में पत्र मुद्रा, पत्र समझ रहे हो, छप, कितना हिंदी कितनी क्लस्ट है ना। पत्र मतलब कागज, कागज पर जो मुद्रा करेंसी छपती है। नोट मतलब कुल मिला के नोट, 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट। नोट की इंडस्ट्री के बारे में अब आप समझेंगे साहब, पैसा ही पैसा कमाएंगे। ठीक है, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, एक बात मुझे बतला दे तू, क्यों, ऐसे करके गाना है ना दे दनादन मूवी का, क्यों पैसा पैसा करती है। हम तो जब छोटे थे तब ये गाना आया था तो बड़ा नाचते थे इस गाने पर, डीजे में जाते थे कि उसे डीजे वाले से कहते थे लगाओ पैसा पैसा लगाओ। एक वो आया था झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, उस पर खूब ढंग से डांस किया हमने और हमारे भैया ने, जो हमारे कजिन ब्रदर हैं, उनके साथ खूब नाचे थे, पैसा पैसा पे भी और झलक दिखला जा पे भी शौकीन किस्म के शुरू से ही रहे दोस्तों। 1900 पत्र मुद्रा के बारे में समझते हैं। लौटाओ लौटाओ आरबीआई की स्थापना कब हुई? बोलो कब हुई? 1935 में हुई थी। तो 1935 में जब आरबीआई स्थापित हो गया तब से ही छप रहा है पैसा तो इंडिया में। ऐसा तो है नहीं कि आज साहब नारियल फोड़ दिया और 2 साल बाद पैसा छापेंगे। 1935 से ही पैसा आरबीआई के द्वारा छापा जा रहा है। तो 1935 से आरबीआई के द्वारा पैसों का निर्गमन किया जा रहा है साहब, इसमें कोई नई तो बताई नहीं है। फिर दोस्तों अगली स्लाइड पे आते हैं। अगली कहानी देखो साहब, फिर क्या हुआ? तो पैसा, जब पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, तो पैसा छप रहा है साहब 1935 से। तो आप दोस्तों नोट देखते हो आजकल, उसमें गांधी जी छपे हुए मुस्कुराते हुए, मुस्कुरा रहे हैं गांधी जी। लेकिन इंडिया जब आज़ाद नहीं हुआ था तब गांधी जी नहीं छपते थे उस पर, क्योंकि तब तो भाई अंग्रेज़ों का राज था। तो जब पहली बार नोट कोई छपा, उसमें दोस्तों जो फोटो थी वो गांधी जी की नहीं थी, वो थी जॉर्ज पंचम राजा की। जो एक महाराजा थे ब्रिटेन के, जॉर्ज पंचम नाम है उनका। ठीक है, पंचम सिंह नहीं पंचम सिंह नहीं, जॉर्ज पंचम। ठीक, फिर जॉर्ज पंचम निमट गए 1938 में, समाधि हो गई जॉर्ज पंचम की। तो इनके अगले आए, जॉर्ज छठवां आ गया 1938 में, जॉर्ज छठवें आ गए, इनकी फ़ोटो छप गई साहब। तो ऐसे सबसे पहले फ़ोटो जो छपी 1935 वाले नोट पे, वो छपी जॉर्ज पंचम की। फिर 1938 में फ़ोटो छप गई साहब किन की? जॉर्ज छठवें नंबर की। फिर जब कुछ दिनों बाद अपना देश आज़ाद हो गया,
मुबारक हो, इंडिपेंडेंट हो गए हम लोग। ठीक साहब, मेरा रंग दे बसंती चोला, है ना, आज़ादी के, एक गाना नहीं है बहुत अच्छा, आज़ादी के लिए ऐसे कुछ करके उसमें एक कड़ी आती है, मेरा रंग दे बसंती चोला, आप देखना बड़ा अच्छा गाना है। तो आज़ादी हो गई साहब 1947 में। तब फोटो किनका छपा नोट में? तब भी गांधी जी का नहीं छपा। पहले भी तो गांधी जी जिंदा है ना 1947 में। जब गांधी जी चले जाएंगे उसके बाद उनकी यादों में कुछ किया जाएगा, अभी तो जिंदा है। 1947 में तो जिंदा ही थे ना। तो सबसे पहले 1947 में जो नोट छपा साहब, उस पर अशोक स्तंभ का फोटो था। सारनाथ वाला अशोक स्तंभ है अपना, बनारस कभी जाओ घूमने, कमरे में बैठे रहते हो हमेशा आलसी लोगों, निकला करो थोड़ा बनारस, बनारस घूम के आओ, ठीक है। तो बनारस में आपका अशोक स्तंभ है, छाप दिया उसका फोटो बढ़िया सा। फिर कुछ दिनों बाद गांधी जी चले गए इस दुनिया से, फिर सरकारें आई, सरकारें बदली, सरकारें आई, सरकारें बदली। फिर 1987 में दोस्तों, 1947 के बाद सीधे 87 आ गया। किसी के खोपड़ी में आई कि चलो यार गांधी जी को भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहीं छाप देते हैं। तो सबसे पहले 500 रुपए के नोट पे गांधी जी की तस्वीर टाँय से छाप दी। जाओ गांधी जी जाओ, आप भी क्या याद रखोगे, 500 रुपए पे आपकी हरी पत्ती पे जाओ, आपकी फ़ोटो लगाएंगे हम साहब। तो गांधी जी का फोटो आ गया, गांधी जी एकदम खुश हो गए। ऊपर से उन्होंने आवाज़ लगाई, ए सुनो, सिर्फ 500 रुपये से काम नहीं चलेगा, गांधी जी की फ़ोटो हर एक फोटो उस पर होनी चाहिए नोट पे, तभी तो कहेंगे कि गांधी जी सब काम करा देते हैं। तो फिर 1996 से ये डिसीजन लिया गया कि हर एक नोट पर गांधी जी दिखाई देंगे। ठीक है, पूरी कहानी क्या समझी, पूरी कहानी याद करो। अभी तक ये पूछ लिया गए हैं कई बार आरो यारों के मेंस में कि गांधी जी कब छपे, अशोक स्तंभ कब छपा, ठीक है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो गलती ना हो, इसलिए आपको कोशिश कर रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ समझाया जाए। 1935 में आरबीआई बन गई, तब फोटो किनका था, जॉर्ज पंचम का। फिर 1938 में किसका बन गई फोटो, जॉर्ज छठवें का। फिर आज़ाद हो गया देश तो किसकी छप गई फोटो, अशोक स्तंभ की 1947 में। फिर 1987 में क्या हुआ कि 500 रुपये के नोट पर गांधी जी आ गए। फिर 1996 में क्या हुआ कि क्यों पैसा पैसा की जगह क्या कहने लगे, क्यों गांधी गांधी करती है, क्यों गांधी पे इतना मरती है, पैसा ही पैसा होगा गांधी जी। धुआं मच गया साहब, गांधी जी की हर एक फोटो पे, हर एक नोट पे फोटो आ गई साहब। फिर साहब क्या हुआ साहब, कहानी बन रही है। फिर 2005 आ गया, सन 2005 आरबीआई के गवर्नर बने एक, उनका नाम है वाई वी रेड्डी। जो एक नई खुरापात ले आए। इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास, हम कल रात में सोए थे तो गांधी जी सपने में आए हमारे, आज रात गांधी मेरे सपने में आए नैनों में गांधी समा गए हैं तो वाई वी रेड्डी साहब बोलते हैं कि भैया कल रात में सपना आया 2005 में, और सपने में गांधी जी ने बोला है कि मेरी फ़ोटो तो छपेगी छपेगी, साथ में उस नोट पे ये भी लिखा जाएगा कि कौन सी साल में ये नोट छपा, कौन सी ईयर में ये नोट छपा। तो वाई वी रेड्डी गवर्नर ने ये बात शुरू कर दी कि अब नोट पर गांधी जी के फ़ोटो के साथ साथ वर्ष भी लिखा जाएगा। आप देखते हैं ना नोट, उसमें लिखा होता है नीचे कि 2014 का नोट है, 2013 का नोट है। तो ये किसने शुरू किया है, वाई वी रेड्डी नामक गवर्नर ने। किन के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। और कब क्रिया ये शुरू हुई है दोस्तों, 2005 में। क्लियर, मजा आ गया। अब दोस्तों 1 रुपये का नोट और है, 1 रुपये के नोट का भी देख लो आप साहब। 1 रुपये का नोट अपना अलग ही रूठा चल रहा है, उसे मनाने के लिए साहब आरबीआई जो है थक गई, ये रूठ गए 1 रुपये के नोट हमारे के। अच्छा, गिनती हमसे शुरू होती है 1 से, हमें कोई पूछ नहीं रहा, 500 रुपये पे छाप दिए गांधी जी। तो 1 रुपये के नोट ने कहा सुनो, गिनती शुरुआत होती है पैसे की 1 से, भाई कोई भी गिनती 1 से ही तो शुरू होगी। तो 1 अगर जो है आरबीआई के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सीधे जाएगा कहाँ पे, वित्त मंत्रालय, अपुनिच माले के वित्त मंत्रालय की तरफ से। तो 1 रुपये का नोट जो जारी किया जाता है, वो जारी किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय की तरफ से। और साइन किसके होते हैं उस पर, वित्त सचिव के। जाहिर सी बात है, जब मंत्रालय वित्त मंत्रालय जारी कर रहा है तो वित्त सचिव उसके साइन करेगा। ठीक साहब, आपने ये भी देख लिया कि 1 रुपया के नोट की कहानी, ये सब आपको पता है, बस इंटरेस्ट से एक बार सुनते चले जाओगे तो रिवीजन भी हो जाएगा मुस्कुराते हुए। फिर दोस्तों क्या हुआ, देखो एक चीज़ और आपको समझाऊँ मैं। 1957 तक दोस्तों क्या था, 1957 तक क्या था हिंदुस्तान में,
पैसा जो चलता था वो 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना ऐसे चलते थे। यानी 1 रुपए में आना सिस्टम था, 16 आना वाला सिस्टम था। कब तक? 1957 तक। ठीक है, 1 रुपए में 16 आना होंगे, 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना। फिर 1957 में नई चीज आई, उसको कहते हैं दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली ये आई। इसमें 1 आना, 2 आना, 4 आना खत्म करके 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए ऐसे नए नए आए, 50 रुपए, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे का सिस्टम शुरू कर दिया। कब से हुआ ये? 1957 से, जिसको कहते हैं दशमलव प्रणाली। तो दशमलव प्रणाली कब आ गई? 1957 में। कब आई? 1957 में। कौन सी प्रणाली? दशमलव प्रणाली। ठीक साहब, ये 16 आने वाला सिस्टम 1957 में खत्म हो गया और ये दशमलव प्रणाली आ गई 1957 में। ठीक है, ये भी आपको हंसते मुस्कुराते याद हो गया। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते आप याद करते चलो, मज़ा आ जाएगा मुस्कुराते मुस्कुराते। गीत भी दोस्तों आप गुनगुना लिया करो कभी कभी। म्यूज़िक जो होता है दोस्तों वो ज़रूर आप सुना करो। अगर आप बोरिंग पर्सन नहीं हो, नीरस व्यक्ति नहीं हो, तो म्यूज़िक इज़ द पिलर ऑफ लाइफ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोग सहमत ना हो। मैंने देखा है दोस्तों, किसी लड़के को कोई लड़की रिजेक्ट करके चली गई या किसी लड़की का दिल किसी लड़के ने दुखा दिया, तो वो लोग सैड हो जाते हैं। ऐसा होता है भाई, अक्सर होता है। हम लोग जिस उम्र में हैं वहाँ ज़्यादातर दुख हमें किस बात का है? रिलेशनशिप का है। माँ बाप हमें देखो दुख देते नहीं हैं, दोस्तों से हम बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते नहीं हैं, तो बचा कौन? रिलेशनशिप वाला पार्टनर। यही कहानी बन जाती है। दुख असली यही है कि अगर रिश्ता नहीं सही चल रहा तो ज़िंदगी में आ जाती है टेंशन। तो सैड अगर आप हो दोस्तों तो आप सैड सॉन्ग सुन लेते होगे। आपका मन खराब है तो सॉन्ग सुन लोगे, ये अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार रही लूट लिया घरे यार का, है वो मेहंदी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, दिल मेरे बाद गैर का दुखाओगी। यही सब सुनते होगे। मेरा क्या है दोस्तों, देखो मैंने अपना बताया था कि कोई था जो चला गया, ठीक, तो इस तरीके से मैं ना कभी सैड बैड सॉन्ग सुनता। मतलब 2-3 महीने में डिप्रेशन में रहा, रोया भी, लेकिन गाने अगर मैं सैड सुन लूँ तो और पागल हो जाऊंगा। एक तो वैसे ही जो है मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसी जिंदगी में दुख है ऊपर से सैड सॉन्ग और सुन लो तो और लंका लग जाए। यहाँ पे आप दोस्तों थोड़े बढ़िया वाले सॉन्ग सुना करो, झलक दिखला जाए, एक बार आ जाए तो मूड एकदम स्विंग हो जाएगा, आपका मजा आ जाएगा। तो सैड सॉन्ग मत सुनो अगर आपका मन खराब है, तो गाने सुना करो ऐसे जिससे आपका मन अच्छा हो। हम तो गाड़ी में चलते रहते हैं, घरों में चलते रहते हैं, ऐसे गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं। 90s वाले अपने जो होते हैं ना, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो इस तरीके से आपको अगर पसंद है तो सुना करो। ये मत सुनो जा बेवफा जा हमें प्यार नहीं करना, मतलब सुन लो लेकिन उस वक्त मत सुनो जब वास्तव में दिल टूटा हो, नहीं तो फिर सुसाइड करने का मन करने लगता है ना। हम तो वो भी सुन लेते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चलो दोस्तों फिर लौट आते हैं। बीच बीच में लंबी क्लास हो रही थी तो मैंने सोचा लाओ आपको थोड़ा सा मुस्कान दी जाए आपके चेहरे पे। ठीक साहब, तो आपने 1957 तक की कहानी सुन ली कि पहले जो है 16 आना 1 रुपये दोनों आना वाला था, उसके बाद 100 पैसे में बट गया। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और देखनी है, जो नोट होता है उस पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं। तो 17 भाषाएं लिखी होती हैं दोस्तों, 17। ये लिखा ना 17 लैंग्वेजेस एक नोट पे होती है, हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। ठीक, नोट कभी गिनना आप 1 2 3 4 5 तो 17 भाषाएं मिलेंगी आपको, और हिंदी और इंग्लिश मिलाकर। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरीके से रुपए का चिन्ह चल रहा है, ऐसा एक चिन्ह आ गया ना रुपए वाला। तो ये चिन्ह दोस्तों किसने दिया था ये भी देख लो। ये IIT मुंबई के एक IITian है, उनका नाम है उदय कुमार, उन्होंने दिया ये चिन्ह। ठीक है, ये क्वेश्चन PCS में डायरेक्ट पूछा गया था, और जिस साल ये लॉन्च हुआ था उस साल UPSC ने NDA की परीक्षा में पूछा था कि ये चिन्ह किसने दिया है। तो IIT मुंबई के उदय कुमार ने ये दिया है। किसने दिया है? उदय भैया ने। ठीक है, उदय ने दिया है, IIT मुंबई के।
ठीक साहब। अब दोस्तों क्या ऐसा जो चिन्ह बनाने वाला इंडिया इकलौता देश है या फिर और भी देशों के चिन्ह ऐसे बन चुके हैं? तो ऐसे 4 देश पहले से थे जिन पर चिन्ह था, अपना सिंबल था। इंडिया ऐसा 5वां है। ठीक है साहब, ठीक। तो दोस्तों देख लेते हैं अगली स्लाइड। इंडिया ऐसा 5वां देश है दोस्तों। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ना, खुद की करेंसी का सिंबल बनाने वाला भारत 5वां देश है। तो अमेरिका का डॉलर तो आपने देखा ही होगा, पहले से चला आ रहा है। ठीक, ब्रिटेन का पाउंड देखा ही होगा, पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, वो भी ऐसे बनता है। डॉलर ऐसे बनता है, स्टर्लिंग ऐसे बनता है। फिर जापानी येन करेंसी है ना उसकी, वो ऐसे ही बनती है, वाई जैसी बनती है, उसमें नीचे से टाए से एक लकीर खींच देते हैं। तो जापान में भी ऐसी करेंसी पहले से थी। एक यूरोप में तो चलती है, यूरो कहते हैं उसको, ई जैसी होती है। तो ऐसे 4 मुद्राएं पहले से थी जिनका अपना सिंबल था। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, ब्रिटेन की पाउंड वाली, जापान की येन वाली और यूरोप की यूरो वाली। ठीक, अमेरिका की, ब्रिटेन की, जापान की और यूरोप की। इंडिया 5वां देश बन गया। चाइना की नहीं है अभी ऐसी कोई मुद्रा, याद रखना। मतलब अब हो गई हो तो पता नहीं, कुल मिला के इंडिया 5वां है। ठीक साहब। अब दोस्तों आपको एक ये फैक्ट याद करना है। ठीक है, 1 घंटा लगभग हो गया कि आज इतना और देख लो, थोड़ा सा ही है, कहानी आपकी हो जाएगी। तो फिर कुछ 1-2 कमेंट के क्वेश्चन रह गए, वो कब आपके क्वेश्चन पूछ के फिर क्लास को समाप्त कर देंगे। 1 घंटे से ज़्यादा भाई आप लोग झेल भी नहीं पाएंगे। हम तो 4-4 घंटे पढ़ाते रहे, हमें क्या पानी पी पी के पढ़ाते रहो, कोई दिक्कत थोड़े रही है। लेकिन हम सोचते हैं कि उतना ही लो आप थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। प्रिंटिंग प्रेस और देख लो दोस्तों, मुस्कुराते हुए देख लेते हैं, आ जाती है कभी कभी मैचिंग में। ठीक है, हमने 4 प्रिंटिंग प्रेस उठाई हैं अभी तक 25 साल के इतिहास में, यही चारों आई। तो इन चारों को देख लो, तो यही 4-5 ही हैं, तो सारी हैं ही लगभग। तो दोस्तों पहली जो प्रेस है वो है प्रिंटिंग प्रेस, का मतलब है जहां पैसा छपता है। जाके डकैती मत डाल देना यहाँ पे। ठीक है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ये नासिक में है, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। अच्छा बताओ किस नदी किनारे, कमेंट करो। चलो नासिक किस नदी किनारे दोस्तों बताओ, नासिक किस नदी किनारे? तीसरा क्वेश्चन हो गया ये। 2 क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं कमेंट के, तीसरा क्वेश्चन ये है, नासिक किस नदी के किनारे है? ठीक, तो बताइए मुस्कुराते हुए। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में हो गई, नदी कौन सी आप बताओ। फिर एक होती है दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। देखो इंडिया की जब सिक्योरिटी करनी है तो नासिक में होगी, और सिक्योरिटी की जब प्रिंटिंग करनी है तो हैदराबाद में होगी। ऐसे याद रखना, याद हो जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज में आ जाओगे। इंडिया की सिक्योरिटी कौन करेगा? नासिक वाले। और सिक्योरिटी की प्रिंटिंग कौन कर देगा? तो हैदराबाद वाले। ठीक है, ठीक, इंडिया की सिक्योरिटी कौन करेगा? नासिक वाले। और सिक्योरिटी की प्रिंटिंग कौन कर देगा? हैदराबाद वाले। क्लियर है? फिर दोस्तों ये तो क्लियर है, सब जानते होंगे, बैंक नोट, बैंक नोट का देवास मध्य प्रदेश में है, ये तो आपको पता होगा, बहुत मतलब फेमस है ये तो, बैंक नोट प्रेस, ये भी आपको दोस्तों पता होगा। तो देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर है ये। ठीक है, ये भी आपने समझ लिया। 3 समझ लिया अभी तक, कौन कौन से? इंडिया की सिक्योरिटी नासिक वाले करेंगे, सिक्योरिटी की प्रिंटिंग हैदराबादी लोग कर देंगे, बैंक नोट तो पता ही है आपको कि देवास में है। फिर दोस्तों एक ये और आ गया है, ये सिक्योरिटी पेपर की कर रहे हैं, जबकि ये सिक्योरिटी की प्रिंटिंग कर रहे थे। कंफ्यूजन में बताया जाना, सिक्योरिटी की प्रिंटिंग करनी हो तो हैदराबाद में, जबकि सिक्योरिटी पेपर हो तो होशंगाबाद में है दोस्तों, मध्य प्रदेश। ये हैदराबाद है, ये होशंगाबाद है। ठीक, होश में रहना क्योंकि पेपर देने जाना है, ऐसे याद रख लो दोस्तों। हाँ, जब पेपर देने जाते हो तो होश में रहते हो कि नहीं रहते, है ना? कि बेहोशी में दे देते हो पेपर, है तभी कट ऑफ पे कम रह जाते हो, बेहोशी में दोगे तो होश में देना है पेपर। तो पेपर जो है होश में दिया जाता है, तो सिक्योरिटी पेपर होशंगाबाद में है। ठीक है, ऐसे आपने चारों याद कर ली। एक बार देख लो कौन कौन सी है। इंडिया की सिक्योरिटी कौन करेगा? नासिक वाले। सिक्योरिटी की प्रिंटिंग कौन करेगा? हैदराबादी। बैंक नोट आपको पता ही है देवास में है, और पेपर कैसे देंगे? होश में देंगे। तो भाई पेपर मिल हो गई आपकी होशंगाबाद में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपने ये भी देख लिया मुस्कुराते हुए। और देवियों सज्जनों,
इस तरीके से आपने पूरी क्लास को देखा, समझा, मज़ा आ गया। तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं। पहला क्वेश्चन था नाफेड की फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन था नासिक नदी के किनारे किस नदी किनारे, एक क्वेश्चन और पूछा था मैंने, कौन सा था याद नहीं आ रहा। अब तो आपको तो आपने तो देख ही लिया होगा। तीनों क्वेश्चन के दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर दो। एक छोटी सी बात और आपसे कहनी है, कई लोग तो चले गए होंगे अभी तक, लेकिन जो सुन रहे हैं उनके लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों आपके लिए, आपके ये काम आएगा। देखो दोस्तों, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि पीईटी के फॉर्म निकले हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की द्वारा एग्ज़ाम होना है अपना। देखो अपने लिंक है, हर एक जगह पता चल जाता है। दोस्त यार हर एक ऑफिस में काम करते हैं, अपने बैच के अधिकारी हैं सब। इस बार दोस्तों लोअर पीसीएस की भर्ती आने की पूरी संभावना है, और लेखपाल के तो अच्छे खासे पद आएंगे, 5-6 हज़ार पद की तो कम से कम कह ही रहा था हमारा दोस्त, और आ जाए तो और अच्छी बात है। तो आप आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसकी तो आप तैयारी करो ही, वो तो देना ही है। यूपी ट्रिपल एससी में दोस्तों पेट एग्ज़ाम में इतना स्कोर ले आना, मतलब ये जो अपना पेट एग्ज़ाम है, ये जो पीईटी वाला एग्ज़ाम है, इसमें दोस्तों चलता है परसेंटाइल, आप सभी जानते होंगे, ठीक है। इतने परसेंटाइल आ जाएं आपके कि आपको लोअर पीसीएस और लेखपाल का मेंस देने को मिल जाए, नहीं तो दोस्तों बहुत दुखदाई हो जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी भर्ती 2025 में देगी यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल की देगी, लोअर पीसीएस की देगी। देखो दोस्तों लोअर पीसीएस में मेरे बड़े भैया हैं, कजिन ब्रदर हैं, ताऊ जी के बेटे हैं, 2016 बैच से वो सिलेक्टेड थे, सप्लाई इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ था उनका। 7-8-9 साल हो गई दोस्तों, प्रमोशन हो गए, 2 प्रमोशन हो गए उनके, अब तो अपर पीसीएस की पोस्ट मिल चुकी है उन्हें, ठीक है। अलीगढ़ में उनकी पोस्टिंग है, मज़े से नौकरी कर रहे हैं, परिवार के साथ सुकून से रहते हैं, बहुत अच्छी सैलरी है, सुविधाएं मिली हुई हैं, गाड़ी घोड़े की कोई टेंशन नहीं रहती। तो एक लोअर पीसीएस की जॉब अच्छी है, 4-6 साल में प्रमोशन हो जाएगा। और लेखपाल तो दोस्तों धुआं मचाता ही है, आप जानते हो, मैंने लेखपाल जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया आपको। लेखपाल की नौकरी दोस्तों लड़कियों के लिए थोड़ी सी, मैं कभी कभी मुझे लगता है कि अगर कभी कभी एसडीएम साहब ऐसे आ जाते हैं कि वो ये नहीं देखते कि महिला है, नहीं तो वैसे इतनी बुरी नहीं है लड़कियों के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, डिमोटिवेट मत हुआ। थोड़ा बहुत इसमें ये है कि 24 घंटे का काम रहता है ना, मतलब प्रशासन है ये, तो लड़कों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, एकदम पावर भी बहुत है। लड़कियों के लिए बुरी नहीं है, लेकिन मैं लड़कियों के लिए ज़्यादातर ये कहता हूँ कि आरओ की जॉब लड़कियों के लिए सबसे अच्छी है। देखो मैंने तो दोस्तों एक्सपीरियंस किया है, महिलाओं के लिए 2 जॉब बहुत अच्छी हैं। एक टीचर की, टीचर में ये नहीं कि प्राइमरी हो, बेसिक में हो, जूनियर में हो, प्रोफेसर हो, टीजीटी ईजीटी पीजीटी में हो, और नहीं तो महिलाओं के लिए इस दुनिया में सबसे अच्छी जो पोस्ट बनी वो बनी आरओ की। सुबह जाओ 10 बजे, शाम को 5-6 बजे आ जाओ, बहुत शानदार सैलरी। लड़कियां भी दोस्तों जिन्हें जॉब लेनी है तो लेखपाल की नौकरी भी शुरुआत कर सकती हैं। मेरे संग मेरा जो बैच था उसमें 110 बच्चे सेलेक्ट हुए थे लेखपाल के तौर पर, जिसमें 53-54 लड़कियां थी, सोच लो। और क्या बुरा है, घर में पोस्टिंग हो जाएगी आपके ज़िले में। तो लेखपाल और लोअर पीसीएस इन सब के बारे में आपने सोचा, देख लिया। परसेंटाइल अगर कम नहीं होने चाहिए दोस्तों, हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। हम तो देखो शॉर्ट ट्रिक भी दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर कराते हैं, करंट अफेयर्स भी दे रहे हैं, मोटिवेशन भी दे रहे हैं। अब पूरा धुआं मचाएं, आप लोग भी मेहनत करो दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, गीत गाते रहिए, गीत सुनते रहिए, गाते रहिए। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है चला जाता हूँ किसी की धुन में। ऐसे बढ़िया बढ़िया गाने सुनते रहिए, स्माइल करते रहिए दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।